एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हम लोग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का पार्ट 2 कवर कर चुके थे और इस लेक्चर में हम लोग पार्ट 3 कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। द स्टमक स्टोर्स द फूड फॉर 4 to 5 आवर। तो सबसे पहले हमारा माउथ पार्ट होता है, फिर इसोफेगस होता है, फिर स्टमक होता है जो कि सी शेप्ड होता है। तो क्या करता है 4 to 5 आवर्स के लिए जो फूड होता है वो स्टोर करता है, ठीक है। देन द फूड मिक्सेस थ्योरली विद एसिडिक गैस्ट्रिक जूस। तो जो हमने पढ़ा था कि जो स्टमक होता है उसमें गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होते हैं, विद एसिडिक HCl भी रिलीज होता है। तो जो एसिडिक HCl रिलीज होता है और जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं वो हमारे फूड के साथ मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, ऑफ द स्टमक बाय चर्निंग मूवमेंट। और हमने एक ये भी बताया था कि जो भी मस्कुलरिस लेयर होती है स्टमक की, उसमें एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसको हम लोग ऑब्लिक लेयर बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या करती है, वो हेल्प कराती है चर्निंग मूवमेंट प्रोवाइड करने में, ताकि जो एसिडिटी जो है, मतलब जो एसिडिक HCl है और जो गैस्ट्रिक जूस है वो मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, ऑफ इट मस्कुलर वॉल एंड इज कॉल्ड एज काइम, जिसको हम लोग काइम बोलते हैं। जब वो माउथ में था, जब वो सलाइवा के साथ मिक्स हो गया था हमारा फूड, तब उसको हम लोग बोलस बोलते थे, और जब वो एसिडिक गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिक्स हो गया है तब हम उसको काइम बोलते हैं, ठीक है। द प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन। प्रो एंजाइम किस लिए बोला गया है, क्योंकि ये एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, इसलिए इनको प्रो एंजाइम बोला गया है। कौन सा एंजाइम? पेप्सिनोजन। नोजन मतलब इनएक्टिव फॉर्म, ओके। ऑन एक्सपोजर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब कोई भी प्रो एंजाइम है वो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कांटेक्ट में आते हैं तो वो एक्टिव में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग पेप्सिन बोलते हैं। द प्रोटियोलिटिक एंजाइम ऑफ द स्टमक। और ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। इसको प्रोटियोलिटिक एंजाइम क्यों बोला गया है स्टमक का? क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। द पेप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन इनटू प्रोटियोजेस एंड पेप्टाइडेट्स, ठीक है। क्या होता है, जो पेप्सिन होता है, सबसे पहले क्या हुआ, जो पेप्सिनोजन हुआ उस पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्ट किया, जो कि उसका लो pH था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, वो पेप्सिन पे जब एक्ट करता है, उसके बाद जब पेप्सिन कन्वर्ट हो जाता है तो वो क्या करता है, प्रोटीन को कन्वर्ट करता है प्रोटियोजेस में और पेप्टोन्स में। द म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस। जो म्यूकस होता है और बाइकार्बोनेट होता है जो कि गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकसल एपिथेलियम फ्रॉम एक्सोकाइरेशन बाय द हाईली कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम लोग ने ये देखा कि पेप्सिनोजन रिलीज करेगा स्टमक हमारा, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा कि ये म्यूकस भी रिलीज करता है, बाइकार्बोनेट्स भी रिलीज करते हैं, ठीक है। इन दोनों का फंक्शन क्या है, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन मतलब सॉफ्टनिंग प्रोवाइड करते हैं और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जो लास्ट वाली लेयर होती है म्यूकसल एपिथेलियम, उसको किससे बचाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ठीक है, क्योंकि उसका pH कितना होता है 1.8, जो कि किसी को भी डैमेज कर सकता है, जो कि बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ठीक है। तो HCl प्रोवाइड द एसिडिक pH। जो HCl होता है वो एसिडिक pH प्रोवाइड करता है जिसका pH 1.8 होता है फॉर ऑप्टिमल फॉर पेप्सिन। अब अगर हम इतना pH इसको प्रोवाइड ना करें, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का pH जो है वो 1.8 ना हो या फिर कंसेंट्रेटेड वो ना हो, तो हमारा जो ये पेप्सिनोजन था ये पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और फिर पेप्सिन में अगर कन्वर्ट नहीं होगा तो ये प्रोटीन को तोड़ नहीं पाएगा प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स में, ठीक है। रेनिन इज प्रोटियोलिटिक एंजाइम फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस। तो रेनिन भी एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज होता है, ठीक है, और गैस्ट्रिक जूसेस में पाया जाता है, ठीक। ऑफ इन्फेंट में पाया जाता है, मतलब छोटे बेबीज में। विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। जो किस में हेल्प करता है, मिल्क प्रोटीन के डाइजेशन में, ठीक है, मिल्क प्रोटीन के डाइजेशन में। स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेजेस आर ऑल्सो सिक्रेटेड बाई गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले क्या रिलीज हुआ, पेप्सिनोजन रिलीज हुआ, म्यूकस रिलीज हुआ, बाइकार्बोनेट रिलीज हुआ, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और फिर मतलब थोड़ा सा ये लाइपेजेस भी रिलीज होते हैं और रेनिन भी रिलीज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल अमाउंट जो लाइपेजेस का रिलीज होता है, इससे क्या होता है,
लाइपेजेस रिलीज तो हो गया पर इसका फंक्शन यहाँ पे नहीं दिया हुआ। क्यों? क्योंकि लाइपेजेस तभी एक्ट कर पाते हैं फूड पार्टिकल पे जब उनका इमल्सिफिकेशन हो जाता है, फैट का इमल्सिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पैरा पे मूव करते हैं। वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट आर जनरेटेड बाय द मस्कुलरिस लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी तक हमने ये देखा जो स्मॉल इंटेस्टाइन की थर्ड लेयर थी जो कि र्यूगे थी, तो वो स्टमक में क्या करवा रही थी, चर्निंग मूवमेंट करवा रही थी, जिसकी वजह से जो गैस्ट्रिक ग्लैंड के जूसेस निकल रहे थे और हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल रहे थे वो फूड के साथ मिक्स हो जा रहे थे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो मस्कुलरिस लेयर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो भी कौन कौन से डिफरेंट टाइप के मूवमेंट जनरेट करती है जिसकी वजह से हमारी फूड की मिक्सिंग हो पाती है स्मॉल इंटेस्टाइन के जूस से। ठीक है, दीज मूवमेंट हेल्प इन थ्रू मिक्सिंग अप द फूड विद वेरियस सिक्रेशन इन द इंटेस्टाइन। ठीक, वही चीज़ बताई इसमें लिखा हुआ है जो भी मैंने बताई। देयर बाय फैसिलिटेट डाइजेशन, जिसकी वजह से डाइजेशन हो पाता है। ठीक है, द बाइल एंड द पैनक्रियाटिक जूस एंड द इंटेस्टाइनल जूस। अब यहाँ पे जो बाइल जूस हो गया, पैनक्रियाटिक जूस हो गया और इंटेस्टाइनल जूस हो गया, आर द सीक्रेशन रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या होता है, जो बाइल जूस हो गया और पैनक्रियाटिक जूस हो गया और इंटेस्टाइनल जूस हो गया, इनके जो सीक्रेशन है वो किस में रिलीज होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होते हैं। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस एंड द बाइल जूस रिलीज थ्रू द हेप्टोपैनक्रियाटिक डक्ट। जो पैनक्रियाटिक जूस होती है और जो बाइल डक्ट होती है, मतलब बाइल जूस जो होता है वो रिलीज होता है किसमें, हेप्टोपैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में। हेप्टोपैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है। ठीक है, द पैनक्रियाटिक जूस कंटेन इनएक्टिव एंजाइम। जो पैनक्रियाटिक जूस होते हैं उसमें इनएक्टिव एंजाइम होते हैं, कौन कौन से, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस, एमाइलेजेस, लाइपेजेस, न्यूक्लियेजेस। कौन कौन से हो गए, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस, एमाइलेजेस, लाइपेजेस, न्यूक्लियेजेस। तो ये सारे एंजाइम हो गए जो कि रिलीज होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में पैनक्रियास के थ्रू, और ये सारे क्या होते हैं, पैनक्रियाटिक जूस होते हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं है जो पैनक्रियाटिक जूस में ना होता हो। ठीक है, ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम। जो ट्रिप्सिनोजन है वो एक एंजाइम के थ्रू एक्टिवेट किया जाता है, जो एंजाइम किससे रिलीज होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होता है। ठीक है, जो कि होता है एंट्रोकाइनेज होता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, एक्टिव करता है ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में। ठीक, विच इन टर्न एक्टिवेट द अदर एंजाइम ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस। अब क्या होता है कि ट्रिप्सिनोजन जो है वो पैनक्रियाटिक जूस से रिलीज, मतलब पैनक्रियाटिक जूस में था, ठीक है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आया हेप्टोपैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में वो आ चुका है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की जो सीक्रेशन है यानी कि इंट्रोकाइनेज, वो क्या करेगा, वो ट्रिप्सिनोजन पे एक्ट करेगा, वो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा, यानी एक एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। और फिर फर्दर क्या होता है, ट्रिप्सिन जो होता है वो अदर एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है, पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम को। ठीक है, द बाइल रिलीज इनटू द ड्यूडेनम। अभी हमने पढ़ा कि जो पैनक्रियाटिक जूस होता है और जो बाइल होता है वो किस में रिलीज होता है, ड्यूडेनम में। कंटेन्स बाइल पिगमेंट, और वो क्या करता है, बाइल पिगमेंट को कंटेन करता है, जैसे कि बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। बिलिरुबिन जो होता है वो ग्रीन कलर देता है और बिलिवर्डिन जो होता है वो येलो कलर देता है। ठीक है, ओके, कलर चेंज कर लेते हैं। बाइल हेल्प इन, सॉरी यहाँ पे नहीं थे, बिलिवर्डिन, बाइल सॉल्ट्स कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड बट नो एंजाइम। यहाँ पे बाइल जूस जो होता है उसमें क्या होता है, सारे ये फॉस्फोलिपिड हो गया, बाइल सॉल्ट हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये सारी चीज़ें तो होती हैं लेकिन कोई एंजाइम नहीं होता। ठीक है, तो अगर कोई जूस पूछे कि कौन सा जूस है जिसमें एंजाइम नहीं होता तो वो हो गया बाइल जूस। बाइल हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अभी मैंने पढ़ा, मतलब बताया था कि जो स्टमक में जो लाइपेजेस रिलीज होता है उसका कोई फंक्शन नहीं होता जब तक इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट नहीं हो जाता, जो कि बाइल जूस करती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, बाइल हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, दैट इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट इनटू वेरी स्मॉल मिसल्स। ठीक है, तो स्मॉल मिसल्स क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में, तो वो फैट को क्या करता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है। बाइल ऑल्सो एक्टिवेट्स लाइपेज, और ये क्या करता है, बाइल क्या करता है, लाइपेज को एक्टिवेट करता है। ठीक है,
द इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम हैज़ गोबलेट सेल। जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम लेयर होती है उसमें क्या होता है, गोबलेट सेल्स होते हैं विथ सीक्रेट म्यूकस, जो कि क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं म्यूकस को। म्यूकस किस लिए, ताकि वो लुब्रिकेशन में हेल्प कर सके। ओके, द सीक्रेशन ऑफ द ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ द म्यूकसा। क्या होता है, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं तो ये ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देते हैं, तो इनको हम लोग ब्रश बॉर्डर सेल्स बोलते हैं। तो इनके सीक्रेशन जो होते हैं वो क्या करते हैं, म्यूकसा के साथ साथ ये गोबलेट सेल के सीक्रेशन को, मतलब जो ये गोबलेट सेल है वो म्यूकसा रिलीज करती है, और जो इंटेस्टाइनल जूस है उसको हम लोग सकस एंटेरिकस बोलते हैं। तो ब्रश बॉर्डर क्या करता है, ब्रश बॉर्डर रिलीज करवाता है गोबलेट सेल से म्यूकस को और इंटेस्टाइनल सेल से सकस एंटेरिकस को। ठीक है, दिस जूस कंटेन अ वेराइटी ऑफ एंजाइम। इस जूस में क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि डाइसैकेराइडाइजेस जो कि सैकराइड का डाइजेशन कराने में हेल्प करेगा, डाइपेप्टाइडेजेस जो कि प्रोटीन का डाइजेशन कराने में हेल्प करेगा, लाइपेजेस हो गया फैट का डाइजेशन कराने में, न्यूक्लियोसाइडेज न्यूक्लिक एसिड, द म्यूकस अलॉन्ग विद बाइकार्बोनेट। जो म्यूकस होता है वो बाइकार्बोनेट के साथ मिलके पैनक्रियास से जो प्रोटेक्ट करता है इंटेस्टाइनल म्यूकसा फ्रॉम एसिड एज वेल एज प्रोवाइड अल्कलाइन मीडियम। क्या करता है, जो म्यूकस होता है वो बाइकार्बोनेट के साथ मिलके, जो कि पैनक्रियास से, मतलब पैनक्रियास से निकलने वाला म्यूकस और बाइकार्बोनेट क्या करता है, एसिड से बचाता है वॉल्स को, इंटेस्टाइनल वॉल्स को एसिड से बचाता है, और क्या करता है, अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है, जिसमें जो एंजाइम्स रिलीज हुए हैं, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स और जो बाइल जूस रिलीज हुआ है वो इसमें फंक्शनल हो सके। ठीक है, यहाँ का पीएच क्या होता है, 7.8। इंटेस्टाइनल पीएच क्या होता है, 7.8। ठीक है, सब म्यूकोसल ग्लैंड कौन सी हो गई, ब्रूनस ग्लैंड हो गई, ये भी इसमें हेल्प करती हैं। ये किस में होती हैं, ये पाई जाती हैं ड्यूडेनम में। ये एक ऐसी ग्लैंड है जो सिर्फ ड्यूडेनम में पाई जाती हैं। ठीक है, तो हम लोग फर्दर नीचे चलते हैं सेकेंड पेज पे। ओके, सो प्रोटीन, प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स, ये क्या है, ये प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं या स्मॉल यूनिट्स हैं। तो ये क्या करते हैं, पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन। तो ये मैंने अभी बताया कि ये प्रोटीन के छोटे छोटे स्मॉल सब यूनिट हैं। तो ये क्या करते हैं, ये काइम में जो होते हैं, ये जब इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं तो ये प्रोटीलिटिक एंजाइम से मिक्स हो जाते हैं, और जिसकी वजह से इनका डाइजेशन हो पाता है। तो यहाँ पे प्रोटीन, पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस है। तो इस पर जब ये ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ये जब एक्ट करेंगे तो ये डाइपेप्टाइड्स में टूट जाएंगे, यानी और सब फर्दर सब यूनिट्स में टूट जाएंगे। ठीक है, ट्रिप्सिन कैसे बना, ट्रिप्सिन ट्रिप्सिनोजन से बना। ठीक है, इस पे कौन एक्ट किया था, एंट्रोकाइनेज एक्ट किया था, और ट्रिप्सिन फर्दर काइमोट्रिप्सिनोजन पे एक्ट किया और कार्बोक्सी प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज पे एक्ट किया, फिर जाके इनको एक्टिव किया। ठीक है, तो ये हमारा प्रोटीन का डाइजेशन हो गया। ठीक, कार्बोहाइड्रेट इन काइम आर हाइड्रोलाइज्ड बाय पैनक्रियाटिक एमाइलेज इनटू डाइसैकेराइड। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है काइम में वो किसके थ्रू हाइड्रोलाइज होता है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज के थ्रू। ठीक, पहले वो सिलेवरी एमाइलेज के थ्रू हाइड्रोलाइज हुआ था, फिर अब वो पैनक्रियाटिक एमाइलेज के थ्रू हाइड्रोलाइज हुआ है डाइसैकेराइड्स में। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पॉलीसैकेराइड था, जिसको हम लोग ने स्टार्च भी बोलते हैं, इसको एमाइलेज इस पे एक्ट किया और ये डाइसैकेराइड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं फैट्स पे। फैट्स आर ब्रोकन डाउन बाय लाइपेजेस। जो फैट थे उन पे सबसे पहले उनका इमल्सिफिकेशन हुआ, फिर क्या हुआ, इस पे लाइपेजेस एक्ट किए। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बाइल इनटू डाई एंड मोनोग्लिसराइड। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले बाइल एक्ट करेगा इस पे, फिर ये जाके डाई और मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो फैट है उस पर क्या होगा, फैट जो है उस पर लाइपेज एक्ट किया और ये डाइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो गया और फिर मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, न्यूक्लियेसेस इन द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन न्यूक्लिक एसिड टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड्स। तो ये क्या हुआ, जो न्यूक्लियेसेस हैं पैनक्रियाटिक जूस में वो क्या करते हैं, न्यूक्लिक एसिड पे एक्ट करते हैं। ठीक है, और फिर वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं, न्यूक्लियोटाइड में और न्यूक्लियोसाइड्स में, जो कि न्यूक्लिक एसिड की सब फर्दर यूनिट हैं। तो ये न्यूक्लिक एसिड था, इस पर न्यूक्लियेसेस एक्ट किया तो ये न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट हो गया, फिर इस पर फर्दर एक्ट करेगा तो न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा।
ठीक है। द एंजाइम इन द सकस एंटेरिकस, जो एंजाइम थे सकस एंटेरिकस पे वो एक्ट करते हैं ऑन द एंड प्रोडक्ट ऑफ द एबो रिएक्शन टू फॉर्म रेस्पेक्टिव सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स। ठीक है, तो ये अभी जो भी बना है अभी तक, जैसे कि ये डाइपेप्टाइड्स हो गया, सॉरी ये डाइपेप्टाइड्स हो गया, डाइसैकराइड हो गया, मोनोग्लिसराइड हो गया, न्यूक्लियोसाइड्स हो गया। ठीक है, इन पे क्या होगा, इन पे फर्दर कौन एक्ट करेगा, सकस इंटेरिकस के जो एंजाइम्स हैं वो एक्ट करेंगे और फिर वो सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, दीज फाइनल स्टेप इन डाइजेशन अकर वेरी क्लोज टू म्यूकोसल एपिथेलियम। ये क्या होता है, ये बहुत ही म्यूकोसल एपिथेलियम के बहुत ही क्लोज ये सारी प्रोसेस है डाइजेशन की, वो बहुत क्लोज होती हैं। क्यों, ताकि ये ईजिली एब्जॉर्ब हो सके। ठीक है, तो अब इस पे स्मॉल इंटेस्टाइन के जो एंजाइम है वो एक्ट करने वाले हैं। तो डाइपेप्टाइडेज पे डाइपेप्टाइडेजेस एक्ट किया तो वो अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, माल्टोज पे माल्टेज एक्ट किया तो वो ग्लूकोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। लैक्टोज पे लैक्टेज एक्ट किया तो ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो गया। सुक्रोज पे सुक्रेज एक्ट किया तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो गया। और फिर ये न्यूक्लियोटाइड्स था, इस पर न्यूक्लियोटाइडेसिस एक्ट किया तो फिर ये न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट हो गया। फिर ये न्यूक्लियोसाइडेसिस में इस पर एक्ट किया तो शुगर और बेसिस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फिर ये डाई और मोनोग्लिसराइड थे जिसपे लाइपेज एक्ट किया तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गया। तो ये सारी प्रोसेस थी। The breakdown of biomacromolecule mentioned above occur in duodenum region of the small intestine। तो ये क्या हुआ, जो ब्रेकडाउन हुआ बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स का जो ऊपर दिखाए गए, ये सारी प्रोसेस किस में होती थी, ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन के। ठीक है, द सिंपल सब्सटेंस दस फॉर्म आर एब्जॉर्ब इन द जेजुनम। जो सिंपल सब्सटेंस अब बने हैं वो किस में एब्जॉर्ब होंगे, जेजुनम में और इलियम में। उसके बाद वो फर्दर पास हो जाएंगे, जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब पार्ट है वो फर्दर पास हो जाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो यहाँ तक हम आ चुके हैं। नेक्स्ट पेज अब हम लोग पढ़ते हैं। नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर इन द लार्ज इंटेस्टाइन। कोई भी डाइजेस्टिव एक्टिविटी जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होती है। ठीक है, द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन आर, जो लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन है वो कुछ इस प्रकार हैं। ठीक, फर्स्ट क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर। कुछ वाटर जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा, मिनरल एब्जॉर्ब होगा, सर्टेन ड्रग्स एब्जॉर्ब होंगे। तीन चीज़ें जो हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो सकती हैं, कुछ वाटर, मिनरल्स और ड्रग। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, यहाँ पे भी म्यूकस जो है वो रिलीज होगा, जो कि हेल्प क्या करेगा, एडरिंग ऑफ वेस्ट। एडरिंग ऑफ वेस्ट का मतलब कंपाइल करने में या फिर जोड़ने में। ठीक है, तो एडरिंग ऑफ वेस्ट में हेल्प करेगा जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है, और उसमें फिर क्या करेगा, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा ताकि वो इजीली पास हो सके। ठीक, द अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस कॉल्ड फीसेस। जो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीसेस, जो कि क्या करता है, एंटर्स इनटू द सीकम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। वो क्या करता है, जो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस है वो क्या करेगा, वो सीकम में पहुंच जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन के। ठीक है, उसके बाद वो किससे पहुंचेगा, थ्रू इलियोकेकल वेल्व विच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द फीकल मटेरियल। तो वो इलियोफेकल वेल्व के थ्रू आएगा। ठीक है, और मतलब एंटर करेगा। ये इलियोफेकल वेल्व कुछ ऐसे होती है। ठीक है, और ये क्या करती है, हेल्प करेगी बैक फ्लो। मतलब अगर ये यहाँ से एक बार एंटर कर दिया उसके बाद ये बंद हो जाएगा, फिर ये वापस इस जगह पे नहीं जा पाएगा। ठीक है, which prevent the backflow of the fecal material. It is temporarily stored in the rectum till defecation. क्या होता है, ये जब तक बाहर जो वेस्ट मटेरियल है जब तक वो बाहर नहीं निकल जाता तब तक वो रेक्टम में टेम्परेली स्टोर हो जाएगा। द एक्टिविटीज़ ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, जो एक्टिविटी होती है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की, वो न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल के अंडर होती है। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट, मतलब ये सारी जो डाइजेशन की प्रोसेस हुई और एक्टिविटी हुई ये न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल के अंडर में है। ठीक है, द साइट, द स्मेल और द प्रेजेंस ऑफ फूड जो इन द ओरल कैविटी कैन स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ सलाइवा। क्या होता है, अगर हम कहीं पे भी फूड रखा हुआ है, कुछ भी, जैसे सपोज मैगी रखी हुई है कहीं पे, बन के तैयार हो गई वो 2 मिनट वाली मैगी। ठीक है, तो वो रखी हुई है तो उसकी स्मेल हमें दूर से आने लगती है या फिर हम देख लिए उसको। ठीक है, तो क्या होता है, उसकी वजह से सलाइवा एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, सलाइवा एक्टिवेट हो जाता है और जो बहुत सारे हमारे जो ग्लैंड्स हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, तो उनका भी सीक्रेशन होने लगता है।
जो कि फर्दर जब हमें पता होता है, हमारे जो सेंसेस होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से सीक्रेशन होने लगता है। और सीक्रेशन जब होने लगता है तब जब हम फूड खाते हैं तो उसका ईजिली एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन हो पाता है, ठीक है। गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल सीक्रेशन आर ऑल्सो सिमिलरली स्टिमुलेटेड, और इसी तरह गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल सीक्रेशन भी स्टिमुलेट होते हैं थ्रू न्यूरल सिग्नल्स। यहाँ पे भी न्यूरल सिग्नल्स आते हैं तभी गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल सीक्रेशन रिलीज होते हैं, ठीक है। द मस्कुलर एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कैन ऑल्सो बी मॉडरेटेड बाय न्यूरल मैकेनिज्म। जो मस्कुलर एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि जो चर्निंग मूवमेंट था, और चर्निंग मूवमेंट जो था किसका, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो भी किससे, न्यूरल मैकेनिज्म के थ्रू एक्टिवेट होता है, बोथ लोकल एंड थ्रू सीएनएस। जो लोकल होता है और सीएनएस होता है, उनके थ्रू ये न्यूरल मैकेनिज्म जो है वो एक्टिवेट होता है। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ सीक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। जो हार्मोनल कंट्रोल होता है डाइजेस्टिव जूसेस का, ठीक है, इस कैरीड आउट बाय लोकल हार्मोन। जो हार्मोनल कंट्रोल होगा वो किसके थ्रू कैरीड किया जाता है, लोकल हार्मोन के थ्रू कैरीड किया जाता है बाय द गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, ठीक है। तो गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के थ्रू जो हार्मोनल लोकल हार्मोन जो है वो किसको सेंड करते हैं, नेटवर्क किसको सेंड करेंगे, हार्मोनल कंट्रोल से वो हार्मोन्स को सीक्रेट, मतलब जो हार्मोन्स होंगे वो फर्दर हार्मोनल जहाँ पे कंट्रोल होता है वहाँ पे सिग्नल भेजेंगे और फिर हार्मोन रिलीज होंगे, ठीक है। उसके बाद फर्दर एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंगी, ठीक है। तो आज यही तक, ठीक है। इसके आगे हम 4th लेक्चर में बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।